हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। जैसे आप सभी को पता है, आज संडे है और हर संडे को हम कार्मिक का कंप्लीट 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग चारों सेक्शन कवर किए जाते हैं। तो अपना कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिएगा। आप सभी को अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है और देखना है आपका लेवल इस समय क्या चल रहा है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या 50 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 40 प्लस प्रश्न ठीक करने का। और इतना ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जाम में अभी भी 80 से 85% जो आपका प्रीवियस लेवल है, प्रीवियस सिलेबस ही रिपीट होगा। 7 से 8 प्रश्न ही आपके एग्जाम में नए पूछे जाएंगे और हार्ड लेवल के पूछे जाएंगे। तो इन 7-8 प्रश्नों के चक्कर में अपना पुराना रिवाइज करना मत भूलना। अपने पुरानी रिवीजन पर ही फोकस करो, उसी को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो। गॉट इट? चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी से सभी को आंसर देना है। आंसर के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर मैच कीजिएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन बी रावी को दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु वाज द थर्ड तीर्थकर ऑफ जैनिज्म? क्या आंसर करोगे? ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होना चाहिए। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। ऋषभ देव कौन थे? पहले तीर्थकर थे। महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थकर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम के लेवल के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हैं। पाटलिपुत्र नगर को किसने बसाया था? हु सेटल्ड द सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा? आंसर दीजिएगा। कुणिक, अजातशत्रु, उदयन या फिर बिंबिसार। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, उदयन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। जल्दी से आंसर देंगे। फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? वेयर इज द फ्यूजियामा वोल्केनो लोकेटेड? ईरान, तंजानिया, इटली, जापान? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, जापान। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो है यह जापान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5। ग्रीनविच किस देश में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये पहले पूछा गया है प्रश्न। इन विच कंट्री इज ग्रीनविच लोकेटेड? क्या आंसर करोगे? ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जी। आंसर मैच करते जाइएगा मेरे साथ। सभी का स्कोर लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। प्रश्न संख्या 6। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज द नाथुला पास लोकेटेड? उत्तराखंड, सिक्किम, नागालैंड या फिर मणिपुर? नाथुला दर्रा कहां पर है? तो सिक्किम में है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जल्दी से देंगे। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है? जमुना नदी। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। और एक क्वेश्चन आपको दूंगा, कमेंट बॉक्स में बताना कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से पुकारते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से पुकारते हैं? ये बाद में कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा। वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? द सिटी वाराणसी इज सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ विच रिवर? आसान सा प्रश्न है, जल्दी से आंसर देंगे। तो देखिएगा, वाराणसी शहर जो है यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा।
और नदी किनारे बसे नगर के ऊपर मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो दे चुका हूं। लखनऊ क्या है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसके साथ साथ आपको अयोध्या पता होना चाहिए, अयोध्या आपका सरयू नदी के किनारे स्थित है। और यमुना नदी के किनारे आगरा, दिल्ली और मथुरा है। क्वेश्चन संख्या 9 आपके सामने है। भारतीय संसद का कौन सा सदन स्थायी सदन है? विच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज अ परमानेंट हाउस? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा, भारत का सबसे उच्च सदन और स्थायी सदन होता है राज्यसभा, इसीलिए ये कभी भी भंग नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम संख्या पूछी है, अधिकतम कितने सदस्य राज्यसभा में हो सकते हैं? क्या आंसर करोगे? ऑप्शन आपका यहां पर बी आंसर होगा, 250। क्वेश्चन नंबर 11 है जी आपके सामने, जल्दी से आंसर देंगे। अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र का पिता किसे बोलते हैं? तो एडम स्मिथ को बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा, फटाफट से कंप्लीट करना है। इसके बाद हमको मैथ्स और रीजनिंग भी सॉल्व करना है। कॉपी पेन भी लेकर बैठिएगा। ब्रिटेन की संसद का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन? तो ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने सही आंसर दिया है? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, आंसर देंगे। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा, चाइना। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका राइट आंसर है। और रशिया जो है यह क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 14 जी आपके सामने, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। व्हेन इज ए नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड? 28 फैब। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है और आपका सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है। सीआईएसएफ का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? और देखो, ये जितने भी आपके टर्म्स है, सीआईएसएफ, बीएसएफ है ना, इन सभी की आपको स्थापना भी याद रखनी पड़ेगी, कौन से सन में स्थापना हुई है। तो ये काम आपका है, जरूर पढ़िएगा इनकी स्थापना कौन कौन से सन में हुई है, जितने भी आपके ये डिफेंस वाले टर्म्स हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, सीआईएसएफ का हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में है। तो यहां पे आपके सामान्य ज्ञान कंप्लीट है। अब सेक्शन बी, सामान्य विज्ञान। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? आसान सा प्रश्न है, वेरी इजी क्वेश्चन। तो रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है जी आपके सामने, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन तो किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन आपका डी राइट होगा, विलियम हार्वे के द्वारा। लैंड स्टीनर ने क्या किया था? ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ध्यान रखिएगा। ग्रेगर मेंडल क्या है? फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के पिता ग्रेगर मेंडल। क्वेश्चन नंबर 18 है जी आपके सामने, निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, फेफड़े। जिन्होंने भी ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जल।
प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, ये ध्यान रखिएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 है जी आपके सामने, जल्दी से आंसर देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस पदार्थ को काला सोना अथवा द्रव सोना भी कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी आपके सामने। किस पदार्थ को काला सोना और द्रव सोना कहा जाता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा यहाँ पे, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को बोलते हैं। कभी आप इसको मर्क्यूरी करके आओ। क्वेश्चन नंबर 21 है जी आपके सामने, RDX क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। RDX क्या है? एक जहरीली गैस है, एक विस्फोटक पदार्थ है, ऑक्सीजन का प्रूफ है, या फिर एक संश्लेषित रबड़ है? तो RDX क्या है? यह एक विस्फोटक पदार्थ है, एन एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। नेक्स्ट इज 22 नंबर क्वेश्चन है, मैनोमीटर से क्या मापते हैं? व्हाट डू मैनोमीटर्स मेजर? मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा आपका, गैसों का दाब मैनोमीटर से नापा जाता है। चलें आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर देंगे। लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है? लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है? क्या आंसर करोगे? ऑप्शन आपका डी आंसर होगा, जिंक। और आपके एग्जाम में सल्फर से लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी 28 फरवरी को ट्रेडमैन में। 28 फरवरी को ट्रेडमैन में पूछा गया था, रबड़ के साथ किस पदार्थ को मिलाकर वल्कनीकरण किया जाता है? तो सल्फर। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, सोडियम धातु को कहां रखा जाता है? तो देखिएगा, आपसे एग्जाम में सोडियम से 2-3 क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं। सोडियम का संकेत Na, और जो सोडियम है यह चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है, यह ध्यान रखिएगा। सोडियम को यदि हम जल में रखेंगे तो यह तैरने के साथ साथ जलने लगती है। और सोडियम को इसी कारण से किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल में, केरोसिन ऑयल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज एन एंजाइम? एंजाइम क्या है? देखिए बीच में मैंने 3 से 4 क्वेश्चन आपके अच्छे लेवल के भी ऐड किए हैं। गॉट इट? क्योंकि आपके एग्जाम में भी 7 से 8 प्रश्न नए भी आएंगे और थोड़े से हार्ड लेवल भी आएंगे, तो आपका थोड़ा सा माइंड सेट वैसे प्रिपेयर हो जाएगा। एंजाइम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एंजाइम क्या है? यह एक जैविक उत्प्रेरक है, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं, जल्दी से आंसर देंगे। अबिंदुकता के उपचार के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है? आंसर क्विक। अबिंदुकता के उपचार के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। उत्तल लेंस का क्या होता है? दूरदृष्टि दोष के लिए होता है। अवतल लेंस का उपयोग होता है निकट दृष्टि दोष के लिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 27। रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है? हु ट्रांसफॉर्म्स केमिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा आपका, मोमबत्ती, कैंडल। मोमबत्ती जो है यह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट इज 28। विद्युत धारिता का मात्रक क्या है? आसान प्रश्न। और जिन्होंने भी अभी तक हमारा ये सेशन लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर करना। यदि आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहा है तो उसे हमारा सेशन जरूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है कि हमारा चैनल आप सभी के लिए हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएंगे। विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराड। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो कम से कम आपके एग्जाम में 10, 15, 20 बार पूछा गया प्रश्न है और आपको उंगलियों पर भी रटा होना चाहिए।
एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, किस गैस को मार्श गैस के नाम से जाना जाता है? विच गैस इज नॉन एज मार्श गैस? मार्श गैस को क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान कंप्लीट होते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। सेक्शन सी है आपका गणित 31 से 45 प्रश्न, उसके बाद सेक्शन डी आपका रीजनिंग है और आपका बिल्कुल कंप्लीट मॉडल पेपर हो जाएगा। स्कोर कमेंट करना मत भूलना, आपका स्कोर कितना हुआ है। आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 31 का कि 3115 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि यह 25 से पूर्णतया भाग हो जाए। जल्दी से आंसर दीजिएगा, मैं तो फटाफट से सॉल्यूशन करूंगा, साथ साथ आपको मेरे से पहले सॉल्यूशन कर देना है। तो देखिएगा संख्या क्या है हमारे पास, 3115 है। इसको 25 से पूरी तरह भाग करवाना है। तो देखिएगा 25 एकम 25, यहाँ पे आपका 6 बच गया, यहाँ पे आपका 1 बच गया। 25 दूनी कितने होते हैं? 50 होते हैं ना। तो यहाँ पर आपका 115 बच गया। अब देखो 25 चौके होता है 100, तो यहाँ पर क्या है? 15 शेषफल बचा है, यानी कि 15 ऐसी छोटी संख्या है, यदि मैं 3115 में से घटा दूं तो यह 25 से पूरी तरह भाग हो जाएगी। गॉट इट? चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 32 है। 32 क्वेश्चन है, बहुत ही आसान प्रश्न है और ये वाला प्रश्न रकम समेत आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। क्या है ये? आपका 106 गुणा 106, यानी कि ये आपका ए स्क्वेयर है माइनस ये आपका हो गया बी स्क्वेयर। अब ये ध्यान रखिएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। गॉट इट? अब देखो ए प्लस बी यानी कि 106 में आपको 94 जोड़ना पड़ेगा। 106 में 94 जोड़ोगे तो 200 बनेगा, गुणा ए माइनस बी 106 में 94 घटाना पड़ेगा। तो 106 में 94 घटाने पर कितना बनेगा? ये 106 में 94 घटाने पर 12 बचेगा, है ना? 12 ही बचेगा ना। ओके, अब देखो इनको आपस में गुणा करना है। यहाँ पे कितना आएगा? 2400 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है, जल्दी से आंसर देंगे। 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? तो देखिएगा विषम प्राकृतिक संख्याएं बोला है, ऑड नेचुरल नंबर्स। 1, 3, 5, 7 ऐसे करते करते क्या होगा? लास्ट में 59 तक होगा, है ना। अब देखो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जब भी सीरीज में अंतर समान हो तो औसत निकालने का सूत्र क्या होता है? जब भी सीरीज में अंतर समान हो औसत निकालने का सूत्र होता है पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइड बाई 2। पहली संख्या 1 है, आखिरी संख्या 59, कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा, और 60 को 2 से भाग करेंगे तो 30 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। क्या सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, किसी संख्या के 40% का 3/5 150 है तो संख्या ज्ञात करो। डायरेक्ट सॉल्यूशन करूंगा मैं, आप मेरे से पहले आंसर दे देना। माना मैंने वो संख्या x है, गॉट इट? x का 40% का 3/5 कितना दिया है हमको? 150 दिया है। x का मान निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पे ये जीरो से आपकी ये जीरो कैंसल, यहाँ पर 2 दूनी 4 और नीचे 2 पंजे 10, गॉट इट? 3 दूनी कितने होते हैं? 6 होते हैं, और 6 से 150 कितनी बार में जाएगा? 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, है ना। अब नीचे देखो 25 पंजे 25 हो गया, और 25 इधर जाके जब 25 में गुणा होगा तो आपका x का मान कितना आ जाएगा? 625 आ जाएगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी को क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, जल्दी से आंसर देंगे। आंसर दीजिएगा। राम और श्याम की आयु क्रमशः 26 वर्ष तथा 10 वर्ष है।
कितने वर्ष बाद राम की आयु श्याम की आयु की 2 गुनी हो जाएगी? देखो, ये राम है और ये श्याम है। इनकी वर्तमान आयु कितनी है? 26 वर्ष है और 10 वर्ष है। कितने वर्ष बाद राम की आयु श्याम की आयु की 2 गुनी हो जाएगी? ऑप्शन उठा लेना, ऑप्शन सी को उठाओ। क्या है ये? इसमें 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, इसमें 6 जोड़ेंगे तो ये 32 हो जाएगा। तो राम की आयु श्याम की आयु से कितनी हो गई? 2 गुना हो गई, है ना? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने, आंसर जल्दी से देंगे। अमित को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। पूर्णांक ज्ञात करें। अब देखो, उसके क्या है, 36% अंक जो है पास होने के लिए चाहिए। ध्यान दीजिएगा, 36% अंक क्या है? पास होने के लिए चाहिए। परंतु उसके कितने नंबर आए? 24% नंबर आए और वो 9 अंक से फेल हो गया। देखो, ये तो आपका पासिंग हो गया ना। अब 24% तो नंबर प्राप्त किए और 9 अंक से फेल हो गया। यदि उसके 9 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता। समझ रहे हो? ये भी पास हो गया और यहां पर हमने इसको भी पास करवा दिया। अब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। अब 36% में से 24% इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ पे 12 बचेगा। यानी कि 12% का मान कितना है? 9 के बराबर आ गया, है ना? हमको पूर्णांक निकालना है, 100% का मान निकालना है। तो 12% का मान 9 है तो 100% का मान निकालना है। 100% का मान कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका यहां से आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 9 गुणा 100, नीचे आपका आएगा 12 गुणा x। कैंसल करो जल्दी से। 4 तिया 12 और 4 से जाएगा 25 टाइम। 3 तिया कितने हो गए? 9 हो गए। और 25 इंटू 3 कितना होता है? 75 होता है। आपका यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 37 है जी, आपके सामने आंसर देंगे। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6750 रुपये में बेची। यदि वह उसे 15% लाभ पर बेचता तो विक्रय मूल्य कितना होता? समझना ध्यान से कि यदि आपको लॉस हुआ है तो मैं 100 माइनस लॉस परसेंट लिख सकता हूं। यदि प्रॉफिट है तो मैं क्या लिख सकता हूं? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। गॉट इट? अब देखो, एक वस्तु 25% हानि पर इतने रुपए में बेची है। अब 25% हानि है तो इसको मैं 75 लिख सकता हूं, है ना? 75 लिख सकता हूं। और कितने में बेची है? तो ये बेची है 6750 में। गॉट इट? यदि उसे 15% लाभ पर बेचता तो मैं इसको 115 लिख सकता हूं। तो उसे कितने का लाभ होता? सॉरी, उसका विक्रय मूल्य कितना होता ये आपको बताना है। इतना आपको काम करना है बस। अब क्या करोगे आप? यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा बनेगा 115 गुणा 6750 और बटे में कितना जाएगा? 75 इंटू एक्स। अब यहां पर देखिएगा 25 से कैंसिल करते हैं। पहले 25 तिया 75 हो गया, 25 दूनी 50। गॉट इट? और यहां पे क्या बचा है? 1 7 5, 25 सते 175 और यहाँ पे 0। फिर 3 से कैंसिल करेंगे, 3 नम 27, यहाँ पे 90 आ गया। अब 90 को 115 से गुणा करेंगे, 9 5 45 का 5, हासिल आपका कितना जाएगा? 4 जाएगा। 9 एकम 9 और 4 13 का 3, हासिल 1, 9 एकम 9 और 1 10, 10,350। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने। अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने कि 975 रुपये को ए और बी में 8:5 में बांटा गया। ए को बी से कितने रुपए अधिक मिले?
तो यहाँ पर देखिएगा ये ए है और ये रेशो बी है, इनके रेशो का अनुपात कितना है, 8:5 है। यदि मैं रेशो का टोटल कर दूं तो ये कितना होता है, ये होता है आपका 13। तो 13 रेशो का टोटल हो गया और एक्चुअल में टोटल हमको दे रखा है 975। तो 13 रेशो का मान 975 के बराबर है। समझना, एक रेशो का मान निकाल लो पहले, है ना, 13 सत्ते 91, 13 पंजे 65, 75। एक रेशो का मान 75। हमको बोला है ए को बी से कितने रुपए अधिक मिले हैं। तो रेशो में देखो ना, रेशो में ए और बी का अंतर कितना है, 3 का अंतर है। तो यानी कि इतने ही रेशो का मान हमको निकालना पड़ेगा। यदि एक रेशो का मान 75 है तो 3 रेशो का मान कितना होगा, 75 इंटू 3 कितना होगा जी, 5 तिया 15 का 5, हासिल 1, 7 तिया 21 और 1 22, 225। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 75 को पहले 8 से गुणा करेंगे, फिर 75 को 5 से करेंगे और फिर दोनों को घटाएंगे, आंसर तभी भी आपका 225 ही आएगा। इसीलिए ऐसे प्रश्नों में डायरेक्ट आप रेशो को जो घटा दो, रेशो का जो अंतर होगा वही आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 39, आंसर जल्दी से दीजिएगा। इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में अभी हाल ही में पूछा गया है। 6 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो 6 आदमी 8 लड़के इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, 3 आदमी अथवा 6 लड़के हैं। अब देखो ऐसे प्रश्नों के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक क्या है कि बाद वाली संख्या अपॉन पहले वाली संख्या, देखो करके बताते हैं कि पहले 6 आदमी हैं, अपॉन में कितना करेंगे, जो पहले दे रखा है 3 आदमी, समझना ध्यान से, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर बाद वाले में क्या है, 8 लड़के हैं और पहले कितने लड़के हैं, पहले 6 लड़के हैं। गॉट इट। अब देखो इनको आपको सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद आपका जो भी आएगा उसको 40 दिन से आपको भाग कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, अब देखो यहां से कैसे करेंगे, इसका एलसीएम लेके हम सोल्व करेंगे तो यहां पे बनेगा आपका 36 प्लस यहां पे बनेगा आपका 24 और नीचे आपका बनेगा 18, है ना, यही बनेगा। तो यहां पे कितनी वैल्यू आई आपकी, 8, 6 और 4 10 का 0, हासिल 1, 60/18 आ गया। इसको आपको 40 से भाग करना है, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। ओके, तो देखो 40 को किससे भाग करेंगे, 60/18 से करेंगे, तो 18 नीचे ना रहकर 18 कहां चला गया, ऊपर चला गया। अब देखिएगा 6 तिया 18, 6 दहा 60, 0 से 0 कट गई, 4 तिया 12, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 12 दिन में करेंगे। ऐसे प्रश्नों को जब अथवा वाला केस हो तो आप इस तरीके से सोल्व करेंगे तो आप जल्दी से सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, सीधा हमको उल्टा करके जोड़ देना है और इससे आपको भाग कर देना है, बस। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, आंसर जल्दी से देंगे। ए अकेला किसी काम को 18 दिन तथा ए और बी उसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ए अकेला किसी काम को 18 दिन में और ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को 6 दिन में करते हैं। तो यदि मैं इनका एलसीएम ले लूं तो इनका एलसीएम आएगा 18 और एलसीएम क्या होता है, टोटल यूनिट ऑफ वर्क होता है। अब देखो 18 एकम 18 और 6 तिया 18, जिसमें क्या है, बी आपको बताना है अकेला कितने दिन में काम को करेगा। तो देखो ए की कार्य करने की क्षमता 1 है, ए और बी दोनों की कार्य करने की क्षमता 3 है, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि जो बी है उसके अकेले की कार्य करने की क्षमता 2 होगी, क्योंकि इस 3 में से हमको 1 घटाना पड़ेगा, ए की कार्य क्षमता, तो यहां पे 2 बचेगा आपका। इतना स्टेप क्लियर हुआ सभी को। अब देखो आपसे यही तो पूछा है, बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। टोटल काम हमारा 18 यूनिट, बी की कार्य करने की क्षमता 2 से भाग कर दो, आपका 9 दिन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है, जल्दी से आंसर देंगे।
एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा? तो देखो दूरी निकालना है आपको, जल्दी से सोल्व करेंगे। दूरी यानी कि डिस्टेंस, और डिस्टेंस का सूत्र होता है स्पीड इनटू टाइम, चाल गुणा समय। अब ये ध्यान रखिएगा, चाल जो डिस्टेंस है ये आपको किलोमीटर में दे रखा है, तो जो आपकी चाल है मीटर प्रति सेकंड, इसको भी किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना पड़ेगा, और ये जो 20 मिनट लास्ट में दिया है इसको भी आपको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिएगा, सबसे पहले 5 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करते हैं। यहां पर देखिएगा, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए हम 18/5 से गुणा करते हैं, तो यहां पे आ गया आपका 18 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड। तो स्पीड के नीचे मैंने लिख दिया स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटे। गॉट इट? अब टाइम निकालना है। देखो 3 घंटे तो आपका ऑलरेडी है ये घंटे में, इस 20 मिनट को भी घंटे में बदलना है, तो 20 मिनट को घंटे में बदलने के लिए हम 60 से भाग करेंगे, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, है ना। तो 3 घंटे में आपको 1/3 और जोड़ना पड़ेगा, तो ये आपका कितना बनेगा, ये आपका 10/3 बनेगा। आपका टाइम कितना है, टाइम जो है वो आपका 10/3 है। क्या ये स्टेप सभी को क्लियर हुआ? अब बस इसको गुणा कर दो, 6 तिया 3 छिके 18 और 6 दहा 60 किलोमीटर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है जी, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने, जल्दी से आंसर देंगे। और देखो इसका पीडीएफ जो है वो आपको शाम को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगा, बिल्कुल फ्री में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बोलता है कि 650 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफार्म को 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से 60 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात करो। तो देखो सूत्र यहां पे वही लगेगा, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है ना। यानी कि डिस्टेंस ऊपर होगा और स्पीड इनटू टाइम क्या होगा, आपका नीचे आ जाएगा। अब देखो, जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई के साथ प्लेटफार्म की लंबाई भी जुड़ती है, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। गॉट इट? तो यहां पर देखिएगा, तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना होगा, ट्रेन कितनी है, 650 मीटर लंबी ट्रेन है, एक प्लेटफार्म को पार कर रही है कितनी देर में, 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से 60 सेकंड में पार कर रही है। देखो ये 60 सेकंड क्या है, आपका टाइम है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम का सूत्र ही तो होता है, ठीक है ना। अब यहां पे इसको सोल्व करो, ये 15 इधर जाके 60 में गुणा हो जाएगा, तो यहां पे कितना बचेगा, 650 प्लस पी बराबर आपका बनेगा 900, है ना। तो 650 इधर जाके जब 900 में माइनस होगा तो आपकी प्लेटफार्म की लंबाई कितनी आ जाएगी, 0, 10 में से 5 गए 5, और यहां पर आपका 8 में से 6 गए 2, 250। ऑप्शन बी। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं, जल्दी से आंसर देंगे। सिंपल सा प्रश्न है जी। प्रश्न बोलता है कि 8,000 रुपए की धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो देखो, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, यही होता है ना। अब यहां पर देखिएगा, मूलधन दे रखा है आपको 8,000 रुपए, दर दे रखी है 6%, समय आपको 8 माह दे रखा है। इस 8 माह को आपको महीनों में बदलना पड़ेगा, वर्षों में बदलना पड़ेगा। इस 8 महीने को आपको वर्षों में बदलना पड़ेगा, क्योंकि दर आपकी वार्षिक है। तो 8 महीने को वर्षों में बदलने के लिए हम 12 से भाग करेंगे, है ना, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, और डिवाइड बाई 100 हमारा सूत्र है।
बस आपको इसको सोल्व करना है और आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। देखिएगा 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसल, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 चौके 8 और यहाँ पे 8 चौके 32, 320 आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44 जल्दी से देखिएगा। 44 है वृत्त के क्षेत्रफल का सही सूत्र ज्ञात करो। जल्दी से बताएंगे वृत्त के क्षेत्रफल का सही सूत्र क्या होगा। तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। 2 पाई आर क्या है, वृत्त के परिमाप पेरीमीटर का सूत्र होगा। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 और मैथ का आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपके 5 प्रश्न रीजनिंग से होंगे। एक घन के विकर्ण की लंबाई 12√3 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। जल्दी से करेंगे। देखो घन के विकर्ण का सूत्र होता है √3a, घन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 6a स्क्वायर। तो √3a का मान कितना दिया है, 12√3 दिया है आपको, है ना। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, a का मान कितना आ गया आपके सामने, 12 आ गया। अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 6 गुणा 12 का स्क्वायर, है ना। तो 6 गुणा 144 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 6 चौके 24 का 4 हासिल 2, 6 चौके 24 और 2 26 का 6 हासिल 2, 6 कम 6 2 8, 864 ऑप्शन सी। जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 46 से 50 आपके रीजनिंग के हैं, जल्दी से सोल्व करना है। निम्न में से भिन्न को ज्ञात करो। इसमें से आपको बताना है कौन सा अलग है। तो देखिएगा हृदय, लीवर, किडनी क्या है, ये हमारे शरीर का पार्ट है, पार्ट्स ऑफ बॉडी है। गॉट इट। और कैल्शियम जो है यह एक तत्व है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न, फटाफट से आंसर देंगे। देखो यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है, यहाँ पर कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, फिर 4 का डिफरेंस है, फिर 6 का डिफरेंस है, फिर 8 का, उसके बाद 10 का अंतर है, आगे कितने का डिफरेंस आएगा, 12 का अंतर आएगा। तो यहाँ पर कितना संख्या आएगी, 42 आएगी। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। यहां पर क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे आई की वैल्यू होती है 9, जे की वैल्यू होती है 10 और के का मान होता है 11। तो 9 गुणा 10 प्लस 11 आपका यहाँ पे बनेगा 101, है ना। 9 10 90 और 90 में 11 जोड़ेंगे तो 101। ऐसे यहाँ पर देखो जी का मान होता है 7, एच का मान 8, आई का मान 9, है ना। तो इसको फटाफट से करेंगे, 8 8 7 56, ठीक है। 8 7 56 और 56 में 9 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 65 बनेगा। अब यहाँ पर डी जो है वो इंग्लिश में कौन से नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है, ई 5वें नंबर पे आता है और एफ जो है वो 6ठे नंबर पे आता है। तो इनको गुणा करके ऐसे जोड़ना है, 5 चौके 20 और 6 26, आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में रमेश का स्थान दाएं ओर से 19वां है, तो बाईं ओर से क्या होगा। ऐसे प्रश्न के लिए मैंने आपको डायरेक्ट एक ट्रिक बताई थी कि जो टोटल विद्यार्थी हैं, यहाँ जो भी टोटल नंबर दिया है आपको उसके अंदर 1 प्लस कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक साइड जो है वो माइनस कर देनी है, तो आपके सामने जो है वो सेकंड साइड आ जाएगी। 40 + 1 कितना हो गया, 41 हो गया। 41 में से हम 19 को घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 11 में से 9 गए 2, यहाँ पे आपका 22, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 50 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देंगे। निम्न में से भिन्न संख्या ज्ञात करो, फाइंड द डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखिएगा यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है, 7 गुणा 5 35, 8 गुणा 5 40, 7 गुणा 8 56 और 9 गुणा 5 कितना होना चाहिए था, 45 होना चाहिए था। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। ये जो टर्म है ये सबसे अलग है और गलत है। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे आपके पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर। बताइएगा आपको आज का सेक्शन कैसा लगा, आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर देंगे
और अपना स्कोर कमेंट करना शुरू कर दो। अब मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।